नमस्कार दोस्तों, साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं जीसी पांडे। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूं जो मोस्ट लाइकली आपके डेली लाइफ में उसकी नीड होती है और कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें उसको कितना ग्रहण करना चाहिए, कितना नहीं ग्रहण करना चाहिए, यानी कितना हमें इनटेक करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। कम पीते हैं, ज्यादा पीते हैं, कब पीते हैं, ठीक है, और उसकी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। और वो टॉपिक है आपका वाटर यानी जल। ठीक है, हमारे शरीर में जितने भी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, अगर हम उन पोषक तत्वों को थोड़ा समझें तो उन पोषक तत्वों में यानी न्यूट्रिएंट्स में कुल हमारी बॉडी में 7 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। कुल हमारी बॉडी में लगभग 7 न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। हमारी बॉडी में कुल 7 न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और इन 7 न्यूट्रिएंट्स में मोस्टली पहला है प्रोटीन, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट्स, अगला है फैट या आप इसे लिपिड्स कह सकते हैं, ठीक है, विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूक्लिक एसिड्स और वाटर। हमारी बॉडी के लिए ये 7 न्यूट्रिएंट्स हैं, ये 7 पोषक तत्व हैं। अब इन 7 पोषक तत्वों में हम प्रोटीन की बात खूब करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की बात खूब करते हैं, फैट की बात भी करते हैं, फैट कम लेना चाहिए, फैट ज्यादा लेना चाहिए, ठीक है, स्वाद सब आपका फैट से ही आएगा लगभग, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। विटामिन की बात हम आप करते ही रहते हैं कि ये खाओ तो विटामिन मिलेगा, वो खाओ तो विटामिन मिलेगा। मिनरल्स की बात भी करते हैं, कम करते हैं मिनरल्स की बात भी, उस पर भी एक वीडियो भी आपको मिलेगा। न्यूक्लिक एसिड की बात बहुत ही कम करते हैं। न्यूक्लिक एसिड मतलब हमारी बॉडी में 2 मैक्रोमॉलिक्यूल्स के तौर पर न्यूक्लिक एसिड पाई जाती है, एक है डीएनए और दूसरा है आरएनए। आप जानते हैं ये दोनों ही वंशागत पदार्थ हैं और आगे आपकी संतति यानी जनरेशन आपकी चले उसके लिए इन न्यूक्लिक एसिड्स का होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन इस पर भी चर्चा कम करते हैं। जल को हम प्यास के तौर पर तो समझते हैं कि हाँ भाई प्यास है लगी है तो जल हमें चाहिए, पानी की बात हम करते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में जल कितना इंपॉर्टेंट है, जल की किस किस तरह से यूजेस हैं, ये थोड़ा सा हम कम समझते हैं या उसको हम कम माइंड करते हैं। ठीक है, ये तो हम करते हैं कि कब पीना चाहिए, कब नहीं पीना चाहिए, ज्यादा पीना चाहिए, कम पीना चाहिए, ठीक है, लेकिन एक्चुअली हम बहुत सारी चीजों को भूल जाते हैं कई बार। तो इसीलिए आज हमने टॉपिक लिया है आपके लिए, वो है वाटर इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, आपकी ह्यूमन बॉडी में वाटर सब मिनरल्स की, वाटर न्यूट्रिएंट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है उस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। ठीक है, अब अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो वयस्कों में यानी एडल्ट्स में कुल बॉडी वेट का लगभग 57%, वयस्कों में कुल बॉडी वेट का लगभग, अगर आप एडल्ट हैं तो एडल्ट में कुल वेट का लगभग 57% आपको, यानी आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कुल बॉडी वेट का लगभग 55% टू 57% क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, कुल बॉडी वेट का लगभग 55 टू 57% क्या होता है, वाटर होता है। लेकिन अगर हम इसको चाइल्ड्स में बात करें, अगर हम इसी चीज की चाइल्ड से बात करें, यानी हम बच्चों की बात करें, तो कुल बॉडी वेट का ये लगभग
75% पार्ट तक हो जाता है। ठीक है, लगभग 75% टू 77% तक ये हो जाता है। ठीक है, या आप कह सकते हैं 72% से 75% तक। ठीक है, क्या हो जाता है, वाटर हो जाता है। अब आपकी बॉडी में कितनी इंपॉर्टेंस है अब आप समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी में इतना है, ये इतना जल है, इतनी नीड्स है, तो आपको समझ में आएगा कि इसकी जो है कितनी इंपॉर्टेंस हमारी बॉडी में होती है। और अक्सर हम पानी कम पीते हैं या अशुद्ध पीते हैं तो क्या क्या चीजें हो जाती हैं। ठीक है, और इसी के साथ हम आपको बताएंगे थोड़ा सा थोड़ा सा जो हम आजकल आरओ वाटर यूज कर रहे हैं, तो आरओ वाटर क्यों यूज करना चाहिए और क्यों नहीं यूज करना चाहिए, किनको यूज करना चाहिए, किनको नहीं यूज करना चाहिए, और जिनको यूज करना चाहिए तो उनको कैसा, कितने टीडीएस का पानी यूज करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम अगर अपने बॉडी वेट के हिसाब से देखें या अपनी बॉडी नीड के हिसाब से देखें, तो जो जल है हमारा, जो ये वाटर है, ये हमारी बॉडी में इसको हम दो तरीके से बांट सकते हैं। एक तो इसको हम, इसका जो 1/3 भाग है, 1/3 पार्ट जो है इसका है 1/3 पार्ट, यानी लगभग आप कह सकते हैं लगभग 15 टू 16 लीटर। ठीक है, लगभग जो है वो 15 से 16 लीटर या 13 से 14 लीटर, 15-16 लीटर या, ठीक है, अप्रॉक्स लगभग आएगा 13 से 14 लीटर, 13 टू 14 लीटर। ये कहाँ होता है, ये 13 टू 14 लीटर जो होता है ये हमारे ईसीएफ में होता है। कहाँ होता है, ईसीएफ में होता है, ईसीएफ। ईसीएफ मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी हमारी बॉडी में जो फ्लूइड होता है, जो तरल होता है, वो दो तरीके से होता है। एक तो शरीर की कोशिकाओं में होता है, शरीर की कोशिकाओं में होता है। अब शरीर की कोशिकाओं में किस स्वरूप में होता है भाई, शरीर की कोशिकाओं में जो है ये साइटोप्लाज्म के तौर पर रहेगा। ठीक है, कोशिका द्रव्य के तौर पर रहेगा। ठीक, लेकिन दूसरा होता है शरीर की कोशिकाओं से बाहर, शरीर की कोशिकाओं से बाहर, और जो शरीर की कोशिकाओं से बाहर होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, ईसीएफ कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। और ये शरीर की कोशिकाओं में कैसे होता है, ये ब्लड के तौर पर होता है, और ब्लड में मैक्सिमम पार्ट कहां होता है इसका, प्लाज्मा में होता है। इसके अलावा ये लसिका में होता है, यानी लिम्फ में होता है। ठीक है, लिम्फ में होता है, इसको आप लसिका कहते हैं। ठीक है ना, तो रुधिर में हो गया, प्लाज्मा में हो गया, और साथ साथ में ऊतक द्रव्य में हो गया। ऊतक द्रव्य क्या है, यानी टिश्यू फ्लूइड में हो गया, टिश्यू फ्लूइड में हो गया, ऊतक द्रव्य में हो गया, ऊतक द्रव्य में हो गया। ये ऊतक द्रव्य कहां से आया, ये जो देख रहे हैं आप यहां पर, ये कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं का समूह ही क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है, टिश्यू कहलाता है। अब ये कोशिकाओं के अंदर जो द्रव्य है, जो लिक्विड है, उसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। लेकिन अब अगर ये टोटल क्या हुआ, ऊतक कहलाया। अब अगर इन ऊतकों में कुछ द्रव्य भरा हुआ है, देखिए ये कोशिकाओं से बाहर भरा है, देख रहे हैं, ये जो कोशिकाओं से बाहर द्रव्य भरा हुआ है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, जैसे ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये है टिश्यू फ्लूइड। ठीक है ना, तो एक तो ब्लड में हो गया, ब्लड में किस पार्ट में, प्लाज्मा में। आप जानते हैं जो टोटल ब्लड होता है उसको दो भागों में हम डिवाइड करते हैं। ब्लड में 55% पार्ट जो है प्लाज्मा होता है, और 45% पार्ट क्या होता है, 55% लिक्विड कंपोनेंट होता है और 45% सेलुलर कंपोनेंट होता है। उस 55% पार्ट में प्लाज्मा होती है, और प्लाज्मा में 91% पार्ट क्या होता है, लिक्विड होता है, यानी जल होता है। और जो दूसरा 9% भाग हुआ, उस दूसरे 9% भाग में ढेर सारे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ब्लड में लगभग 55% क्या हो गया,
जल हो गया। लिम्फ में, लिम्फ भी किसका पार्ट है? ब्लड का ही पार्ट है। एक्सेस अमाउंट है जो सिरा केशिकाओं से ऊपर नहीं जा पाता है, यानी हृदय में नहीं जा पाता है। अंतर क्या है? उसमें केवल हीमोग्लोबिन और आरबीसी नहीं होती है, तो वो भी है, यानी उसमें भी अच्छा खासा ब्लड पाया जाता है। तो रुधिर, लसिका और टिश्यू फ्लूइड, ये देख रहे हैं जो कोशिकाओं से बाहर वाला ये जो पोर्शन है, आपको येलो येलो दिखाई पड़ रहा है पीला पीले भाग में, ये क्या है? आपका टिश्यू फ्लूइड है। तो जो हमने आपके शरीर में जल को दो भागों में बांटा, एक तो पूरे जल में, पूरे शरीर में जो जल हमारा पाया जा रहा है उसका 1/3 भाग कहां पाया जाता है? 1/3 भाग यानी लगभग 13 से 14 लीटर कहां पाया जा रहा है? ईसीएफ में पाया जा रहा है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाया जा रहा है, बाह्य कोश की तरल में पाया जा रहा है। लेकिन इसका जो 2/3 भाग है, यानी लगभग 2/3 भाग यानी लगभग 26 से 27 लीटर, 26 से 27 लीटर जो है, 26 से 27 लीटर ये कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है हमारी सेल्स में, यानी शरीर की कोशिकाओं में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? शरीर की कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, शरीर की कोशिकाओं में पाया जाता है। और शरीर की कोशिकाओं में ये लगभग किस तरह में होता है? कि शरीर की कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य के रूप में पाया जाता है। तो हमने क्या बताया कि पूरे शरीर में जो हमारा रुधिर, जो हमारा पूरे शरीर में जो ये जल पाया जाता है, इस जल को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक किसमें? एक जो है 1/3 भाग है जो कहां पर है? रुधिर में है, लसिका में है और ऊतक द्रव्य में है, यानी ब्लड में है, लिम्फ में है और टिश्यू फ्लूइड में है। ठीक है, और दूसरा 2/3 भाग है, वो 2/3 भाग कहां पाया जा रहा है? 2/3 भाग लगभग 26 से 27 लीटर, वो कहां पाया जा रहा है? सेल्स में पाया जा रहा है, यानी कोशिकाओं में पाया जा रहा है। ठीक है, कोशिकाओं में पाया जा रहा है। और कोशिकाओं में किस स्वरूप में होगा? कोशिकाओं में वो कोशिका द्रव्य में होगा, कोशिका द्रव्य के स्वरूप में होगा, यानी साइटोप्लाज्म के स्वरूप में ये होगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म के स्वरूप में ये होगा। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि एडल्ट में लगभग कितना है? बॉडी वेट का 55 to 57% जल होता है, जबकि चाइल्ड्स में कितना होता है? कुल बॉडी वेट का लगभग 72 से 75% या 75 से 77%, ये चाइल्ड की एज क्या है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना? तो इस तरह से क्या पाया जाता है? ये इन दोनों में वाटर पाया जाता है। ठीक है, अब उसमें हमने पूरे बॉडी में इसको बांटा कि इस तरह से ये चीजें होती हैं। अब अगर हम इन सब के अलावा भी इन सब के अलावा भी थोड़ा थोड़ा अपने बॉडी वेट के परसेंटेज को देखें, या बॉडी में अलग अलग अंगों में, अलग अलग भागों में किस तरह से इनकी नीड है, थोड़ा सा आप इसको ऐसे देख सकते हैं। जैसे अब ह्यूमन ऑर्गन का परसेंट देखिए, तो ह्यूमन ऑर्गन का वाटर परसेंटेज इन ह्यूमन ऑर्गन्स, आप फिगर को देखिए। वाटर परसेंटेज इन ह्यूमन ऑर्गन्स में बोन्स में कुल कितना पाया जा रहा है? बोन्स में कुल 20 to 25%, यानी हमारी अस्थियों में, हमारी हड्डियों में कुल जो है जो जल होता है वो लगभग कितना होता है? 20 से 25% क्या होता है? जल पाया जाता है। यानी कुल अस्थियों के वजन का लगभग 20 से 25% क्या होता है? जल होता है। अब अगर हम टीथ में देखें, दांत में देखें अपने, तो दांत में लगभग जो है, अब इन महोदय को ध्यान से देखिए, ढेर सारे दांत इनके दिखाई पड़ रहे हैं, तो अगर इनको इसमें देखिए तो ऐसे लगता होगा दांत में आपका नहीं, पल्प में, दांत जो पल्प का पार्ट होता है टीथ का, उसमें वाटर परसेंटेज होता है ठीक ठाक, और वो कितना है? टीथ का, चूंकि आप जानते हैं टीथ एक बहुत सॉलिड पार्ट है, बोन से भी ज्यादा सॉलिड पार्ट होता है टीथ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, बहुत मोटा तो बना नहीं सकते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, इसलिए इसमें वाटर परसेंट थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन कितना है? कुल आपके टीथ के वेट का लगभग कितना? 8% का पाया जा रहा है? जल पाया जा रहा है। और ब्लड में अभी हमने क्या बताया? टोटल ब्लड में देखिए, अभी आप क्या बताया कि प्लाज्मा जो है, भाई हमने ब्लड को क्या किया? ब्लड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक को बताया सेलुलर कंपोनेंट, एक को बताया हमने आपको लिक्विड कंपोनेंट।
हमने ब्लड को क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक को बताया लिक्विड कंपोनेंट और एक को बताया सेलुलर कंपोनेंट। लिक्विड कंपोनेंट में हमने क्या बांटा, स्पेशली प्लाज्मा बताया, और सेलुलर कंपोनेंट में 3 पार्ट हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब जो इसमें प्लाज्मा है, अभी हमने यही बताया आपको कि प्लाज्मा कुल ब्लड का लगभग 55% पार्ट बनाता है। अब इस 55% पार्ट का, अभी हमने इससे पहले ही लेक्चर में बताया आपको कि 91% क्या होता है, इसमें वाटर होता है। 91% वाटर होता है और 9% में दूसरे कार्बनिक एंड अकार्बनिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, यही यहां पर बताया जा रहा है कि जो ब्लड है आपका, उस ब्लड में लगभग 90% पार्ट कितना होगा, 91 कितना होगा, लगभग 50% पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 55% का 91% पार्ट कितना हो, लगभग 50%। तो ब्लड में आपके जो जल है वो कितना पाया जा रहा है, लगभग 50%। यानी रुधिर में भी आपके जो है, जो ब्लड पाया जा रहा है वो लगभग कितना, 50%। अब इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। अब थोड़ा और देखिए आप, अब अगर आप परसेंट के हिसाब से अगर आप देखें तो यहां देखिए, अब कुल अगर हम ब्रेन की बात करें, हमने अलग अलग परसेंटेज पर डिवाइड किया है कि किस किस भाग में उसके कुल वजन का लगभग कितना परसेंट होता है। ब्रेन में देखेंगे आप तो लगभग 74.5% के आसपास क्या जा रहा है, ब्लड का पार्ट जा रहा है। ब्लड में 83% वाटर लगभग हो सकता है। लीवर में 86% तक लगभग वाटर हो सकता है अलग अलग स्वरूपों में। किडनी में भी 83% तक हो सकता है। फैट में लगभग 20% तक हो सकता है। ठीक है, बोन्स में लगभग 22% तक हो सकता है। ज्वाइंट्स में बीच में जानते हैं जहां पर संधियां होती हैं वहां स्पेस ज्यादा होता है, जहां पर स्पेस ज्यादा होगा वहां पर वाटर कंटेंट ज्यादा होंगे, वहां लगभग कितना हो जाता है, 83%। स्किन में लगभग 70%, लंग्स में 80%, हार्ट में 79% और मसल्स में लगभग 76% तक वाटर हो सकता है। एक बार फिर से, ब्रेन में 74.5% तक, ब्लड में 83% तक, लीवर में 86% तक, किडनी में 83%, फैट में 20%, ब्लड में फिर यहां बोन्स में कितना 22%। ठीक है, और मसल्स में 76%, हार्ट में 79%, लंग्स का 80%, स्किन का 70%, जॉइंट्स का 83%। ठीक है, तो इस तरह से, और ये दीज आर द, ठीक है, अब इसमें अगर देखें ये सब अलग अलग हमने क्या किया, अलग अलग ऑर्गन्स दिया। ठीक है ना, एंड दीज आर द ऑर्गन्स कंटेन्स टोटल ब्लड अप्रॉक्स द बॉडी अप्रॉक्स द ओन वेट। ठीक है, अपने वजन के हिसाब से कितना ये कंटेन करते हैं वाटर को, ये मैंने परसेंट के बेस में आपको बताया। एक और देखते हैं ऐसे, इस तरह से हम एज के हिसाब से देख लेते हैं जरा। अब अगर देखिए वाटर वॉल्यूम को देखिए, और अगर हम वेट के हिसाब से देखें जरा, वेट के हिसाब से कि इस वेट के जब आप हैं तो कितना आपको वाटर इनटेक करना चाहिए। देखिए ये वेट दिया हुआ है और ये कितना डेली इनटेक वाटर, यानी दैनिक जल की आवश्यकता, दैनिक जल की आवश्यकता। ठीक है, तो आपका वेट कितना है और डेली इनटेक ऑफ वाटर कितना हो सकता है। अगर आपका वजन 9 किलोग्राम है, लगभग 9 kg है, तो आपको कितना चाहिए, लगभग 0.25 लीटर पानी चाहिए डेली। अगर 18 किलोग्राम के आप वजन है तो 0.5 लीटर आपको पानी चाहिए डेली, यानी लगभग कह सकते हैं 2 गिलास पानी। यहां से देखिए आप, ये आपके ग्लास बने हुए हैं, इस ग्लास के हिसाब से आप पानी लेंगे। 27 kg की जब आप हो जाएं, अपने अपने वेट के हिसाब से देखिएगा कितना हमें पानी लेना चाहिए। ठीक है, 27 kg के हिसाब से 0.75 लीटर। अगर 36 kg के हैं तो लगभग 1 लीटर डेली चाहिए कम से कम आपको, यानी लगभग 4 गिलास पानी पीना चाहिए। 45 किलोग्राम के आप हैं तो लगभग आपको 1.25 लीटर यानी लगभग आपको 5 गिलास पानी पीना चाहिए। 54 किलोग्राम के हैं तो आपको लगभग 1.5 लीटर चाहिए और लगभग 6 गिलास पानी पीना चाहिए। अगर आप 63 किलोग्राम के हैं तो लगभग आपको 1.75 लीटर यानी लगभग 1.25 लीटर आपको जल चाहिए और आपको लगभग 7 गिलास पानी पीना चाहिए। अगर आप 72 किलोग्राम के हैं, अब यहां देखिए वेट का कितना मतलब है, अगर आप 72 kg के हैं तो आपको लगभग डेली 2 लीटर पानी पीना चाहिए और उस हिसाब से लगभग आपको 8 गिलास पानी दिन भर में पीना चाहिए।
81 kg के हैं आप तो लगभग आपको 2.25 लीटर चाहिए। आपको 90 किलोग्राम के हैं तो 2.5 लीटर चाहिए। उससे ऊपर के हैं 99 के हैं तो 2.25 लीटर चाहिए। उसके ऊपर के ना होइए तो ही अच्छा है। ठीक है, इतना वजन लेके क्या करेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप ये देख रहे हैं यहां तक कि अगर आप 100 किलोग्राम के वजन के हैं तो लगभग 3.5 लीटर पानी चाहिए आपको, और 90 किलोग्राम के हैं तो लगभग आपको 2.5 लीटर पानी चाहिए। अब इसका ऑन एवरेज निकालें तो आप ये कह सकते हैं कि दैनिक जीवन में लगभग हमें 2 से 4 लीटर के बीच में रहना चाहिए। 2 से 4 लीटर के बीच में क्या होना चाहिए, हमें रहना चाहिए। यानी थोड़ा कम हो जाए तो थोड़ा ज्यादा हो जाए, कभी कम हो जाए तो थोड़ा सा कभी कभी ज्यादा हो जाए। अब यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि हमें डेली कितना लेना चाहिए। ठीक है, डेली लगभग कितना हमको डेली हमें कितना पानी पीना चाहिए मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसके बाद आप समझिएगा कि कितना पानी हमें हमारी बॉडी में, अब हम बात करते हैं यहां पर कि हमारी बॉडी में जल की वास्तव में आवश्यकता क्या है और किन किन स्वरूपों में हमारे शरीर में यह काम करता है। ठीक है ना, तो सबसे पहली बात तो ये कि ये जो वाटर सब्सटेंस हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में जो वाटर होता है ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पर काम करता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पर काम करता है, यानी इसको आप कह सकते हैं हमारी बॉडी में ये उत्तम विलायक के तौर पर काम करता है। उत्तम विलायक, विलायक किसे कहते हैं आप जानते हैं, किसी भी विलयन के 2 भाग होते हैं, एक होता है विलेय, एक होता है विलायक। ठीक है, विलायक उसमें उसे कहा जाता है जिसमें आकर के बहुत सारी चीजें घुल सकें, डिसॉल्व हो सकें। विलेय वो होता है जो जाकर के मिलता है, विलायक वो होता है जिसमें चीजें आकर के मिलती हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, तो वाटर ऐसा सब्सटेंस आप जानते हैं, प्रकृति में जितने भी प्रकार के आप भोजन करते हैं, ठीक है, या जो कुछ भी आप तरल स्वरूप में ग्रहण करते हैं, लगभग चीजें क्या होती हैं, वो कहीं ना कहीं जल में घुली रहती हैं। ठीक है, तो अगर जल नहीं हो तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप उसको उस स्वरूप में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो हमारे शरीर में अधिकांश जितनी भी चीजें होती हैं वो लगभग क्या होती हैं, वो सब जल में ही घुली होती हैं। अब रुधिर, प्लाज्मा, ऊतक द्रव्य, कोशिका द्रव्य या जितने भी प्रकार के अन्य द्रव्य शरीर में पाए जा रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं इनका आधारभूत तरल जो है, एक ग्राउंड जो फ्लूइड है वो कौन सा है, वो कहीं ना कहीं वाटर ही होता है, जल ही होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पर काम करता है। अगर अगला हम बात करें, दरअसल हमारे शरीर में जो है जब जल ये पहुंचता है तो ये टूट जाता है, किसमें, H+ और OH-, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयनों में क्या होता है, ये टूट जाता है। किसमें, हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रोक्साइड आयनों में टूट जाता है। अब ये हाइड्रोजन, और आप जानते हैं कि जो आयन्स होते हैं इसी के स्वरूप में बॉडी में क्या होता है, इनका इस्तेमाल होता है, यूज होता है। ठीक है, तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं मोस्टली उनका आयंस के तौर पर ही यूज होता है। अब जरा समझिएगा, बॉडी में हमारे जब पहुंचता है कौन, जल, तो टूट गया हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयनों में। अब हमारी बॉडी में 2 चीजें होती हैं, एक होती है एसिडिटी और एक होती है बेसिसिटी। ठीक है, यानी एक होती है अम्लीयता और एक होती है क्षारीयता। अब जब ये हमारी बॉडी में जब पहुंच जाता है तो ये क्या करता है, जल आप जानते होंगे, जल एक उदासीन, जल क्या है, एक उदासीन कह सकते हैं कि पोषक पदार्थ है, हमारे शरीर में उदासीन होता है। इसका पीएच कितना होता है, 7.0। अब होता क्या है कि हमारे शरीर में भी बहुत सारी जगहों पर कहीं पर अम्लीयता ज्यादा होती है तो कहीं पर क्षारीयता ज्यादा होती है। लेकिन जहां अम्लीयता ज्यादा होनी है वहां अगर ज्यादा अम्लीयता होगी तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। जहां क्षारीयता होनी है,
अगर वहां क्षारीयता ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, और इसको हम कहते हैं केमिकल इम्बैलेंस। उससे हमारे शरीर में जो आवश्यकता है जिस चीज की, अगर वो गड़बड़ हो गई, कम हो गई या ज्यादा हो गई, तो उससे जो है कभी कई स्वाद गड़बड़ हो जाएगा आपके शरीर में, कभी पेट गड़बड़ हो जाएगा, अन्य चीजें हो जाएंगी। इसलिए जो जिसका स्पेसिफिक पीएच है, हमारे शरीर के जहां जहां पर द्रव पाए जाते हैं, हर द्रव का लगभग एक स्पेसिफिक पीएच है, तो उस हिसाब से हमें उस स्पेसिफिक पीएच को मेंटेन किए रहना पड़ता है। तो जब ये जल पहुंचता है हमारे शरीर में, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाता है, तो ये क्या करता है, इसी अम्लीयता और इसी क्षारीयता को क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है ना। अगर अम्लीयता ज्यादा बढ़ गई है तो ये हाइड्रोक्साइड आयन काम करेंगे। ठीक है, और अगर क्षारीयता ज्यादा बढ़ गई है तो ये हाइड्रोजन आयन काम करेंगे। यानी अम्ल और क्षार संतुलन, क्या कह सकते हैं इसको हम आप, अम्ल क्षार संतुलन, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन कौन करता है, एसिड बेस बैलेंस कौन मेंटेन करता है, जल ही मेंटेन करता है। तो मैंने आपको एक पार्ट ये बताया, एक पार्ट ये बताया। इसके अलावा और क्या करता है जल हमारे शरीर में, दरअसल जल जो है ये एक ऐसा कह सकते हैं भाग है हमारे शरीर का, या कह सकते हैं जल एक ऐसा पोषक पदार्थ है हमारे शरीर का, या प्रकृति में पाया जाने वाला एक ऐसा पदार्थ है जो अपेक्षाकृत क्या होता है, देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। अपेक्षाकृत क्या होता है, देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। जल जो है वो देर से गर्म होता है और देर से, जल देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। ठीक है, अब इससे क्या होता है, अब समझिएगा, अगर ये बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा तो भी हमारे शरीर का तापमान बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अगर ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा तो भी हमारे शरीर का तापमान जो होगा वो प्रभावित कर जाएगा। ठीक है ना। ऐसे में हमें वातावरणीय ताप से बचाने के लिए, जो बाह्य वातावरण का ताप है या जो हमारे शरीर का अंतः वातावरण का ताप है, इससे बचाने के लिए जल की जल का ये जो गुण है ये हमारे लिए बड़ा जरूरी होता है। इसीलिए कहा जाता है ठंडी में भी पानी पी रही है और गर्मी में भी पानी पीजिए, क्योंकि अगर दोनों ही स्थितियों में पानी की कमी हुई आपके शरीर में तो ये जो ताप का संतुलन है ये भी नहीं बन पाएगा, जो टेम्परेचर बैलेंस है बॉडी में ये भी नहीं बन पाएगा। आप जैसे देखिए, अगर शरीर में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जल क्या करेगा, जल इस जो है टेम्परेचर को जो है ग्रहण करके और क्या बनाएगा, पसीना बनाएगा। त्वचा में कैसे होता है, पसीने के रूप में होता है। जो हमारी त्वचा में स्वेट ग्लैंड पाई जाती हैं, स्वेद ग्रंथियां पाई जाती हैं, ये क्या करेंगी, ये हमारे शरीर की कोशिकाओं से, रुधिर से, ऊतक द्रव्य से जल को ग्रहण करके, जल कुछ खनिज लवण, कुछ एमिनो एसिड्स और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड, ये मिलकर क्या बना लेती हैं, स्वेद यानी पसीना बना लेती हैं। और फिर इस पसीने के तौर पर जो है जल बाहर आता है। और चूंकि आप जानते हैं ताप के संचरण के लिए माध्यम चाहिए, तो उस समय पसीना ही जो है एक माध्यम बनता है जिससे हमारे शरीर का अंतः ताप जो होता है वो बाहर आता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जल चाहिए। सर्दी के दिनों में आप खूब खाते पीते हैं, खूब अवेलेबिलिटी भी रहती है खाने पीने की, खाना पीना भी चाहिए, लेकिन सर्दी के दिनों में अक्सर हम पानी कम पीते हैं। इसीलिए सर्दी में अक्सर लोगों का पेट भी गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि अम्ल क्षार संतुलन, एसिड बेस बैलेंस भी क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है। तो इस रूप में भी इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा हमारी बॉडी में मैंने बताया कि इतना परसेंट वाटर है, कितना, लगभग 55% एडल्ट में और 75% लगभग चाइल्ड से में। अब अगर हम इसकी हम ओवरऑल अगर एनालिसिस करें तो हम पाएंगे कि जल कितना इंपॉर्टेंट है। अब हमारे शरीर में जल क्या करता है, एक बहुत महत्वपूर्ण काम करता है और उसको हम बोलते हैं स्नेहक का कार्य। स्नेहक यानी लुब्रिकेंट्स के तौर पर भी काम करता है। भाई जैसे ये हमारे अंग है, मुड़ रहे हैं, फैल रहे हैं, ये अंग जब मुड़ रहे हैं, ये जीभ पूरा चल रही है, सब चल रही है, तो भाई इसमें कहीं ग्रीस तो भरी नहीं गई, कहीं ऑयल तो अंदर है नहीं, जो कुछ भी है वो सब जल के जो है स्वरूप में ही है। जो कुछ भी तरल बना हुआ है उसका भी आधारभूत तरल जल ही है। तो जाहिर सी बात है कि जो जल है हमारा, ये क्या करता है, ये जो जल है, ये जल हमारे विभिन्न अंगों के बीच में जमा होकर के एक लुब्रिकेंट्स के तौर पर काम करता है।
एक ऑयल की तरह, स्ट्रेयक की तरह काम करता है। इससे अंगों को आपसी घर्षण से बचाता है, चाहे वो सॉलिड हमारे जो है ऑर्गन्स हो या हमारे सेमी सॉलिड ऑर्गन्स हो। ठीक है, आपस में घिस घिस करके, भाई अगर हम लोग ऐसे ऐसे हाथ कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हड्डियां घिस कर क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी ना। तो ऐसे में एक अंदर ये लुब्रिकेंट्स के तौर पर भी काम करता है। अब थोड़ा सा हम, यानी जल की इंपॉर्टेंस आप लोग समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा अब यहां पर कुछ चीजें और जान लीजिए कि जल जो है, कैसा जल हमें पीना चाहिए। दरअसल जल जो है, हम भाई एक तो यह है कि जल हमें ऐसा होना चाहिए जो स्वच्छ होना चाहिए, यानी क्लीन वाटर पीना चाहिए। ठीक है, साफ जल पीना चाहिए, स्वच्छ जल या ठीक है पीना चाहिए, हमें क्लीन वाटर होना चाहिए हमारे पास। लेकिन इस स्वच्छ जल का मतलब क्या हुआ, हमें इसमें मिनरल बैलेंस भी देखना होता है। क्या देखना होता है, हमें इसमें मिनरल बैलेंस भी देखना होता है। ठीक है ना, हम कहते हैं इसको हिंदी में खनिज संतुलन भी देखना होता है। खनिज लवण संतुलन देखना होता है, यानी और इसका मापक होता है TDS। ठीक है, TDS का मतलब होता है टोटल डिसॉल्व साल्ट्स, टोटल डिसॉल्व साल्ट्स। ठीक है, जब आपके यहां RO लगाने वाला आता होगा या कभी कोई क्वालिटी चेकअप होता है पानी का, तो उसमें एक मीटर उनके पास होता है, TDS मीटर होता है। उसको जब उसमें पानी में डुबोते हैं तो उसमें लिख के आ जाता है कितना TDS इस जल का है। अब देखिए, कभी कभी हम RO पीते हैं, या जैसे नॉर्मली हम बाहर से बोतल लेके पानी पीते हैं, तो हमें जान नहीं पाते हैं कि ये, हम देखा कई बार काम तो करने लगते हैं। या कई बार जैसे गांव देहात में भी आप जाएंगे जहां पर कि बहुत स्वच्छ जल है, समरसेबल पंप से निकाला जा रहा है या किसी भी तरीके से निकाला जा रहा है, बहुत स्वच्छ जल होता है। मैंने कई गांवों का आकलन भी किया है, देखा है उसमें, तो वहां बहुत अच्छा पानी होता है, वहां RO की कतई जरूरत नहीं है। पर जिनको लगता है कि थोड़ा देखा हमको दिखावा है, हमारे पास RO लगा है, उन्हें पता ही नहीं है कि हमें लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, वो भी अपने यहाँ RO लगा लेते हैं। ठीक है, ये जैसे बोतल वाला पानी है, गांव में भी बोतल वाला पानी सप्लाई होना शुरू हो गया है। उन्हें पता नहीं है कि जो स्वच्छ जल हमारा था वो ज्यादा अच्छा था, वो ज्यादा अच्छा था। क्यों अच्छा था, इसको समझिए आप। एक्चुअली पानी की जो जो TDS है, अप्रॉक्स लेवल कितना होना चाहिए। अब अगर जो आप लोग बॉटल वाला पानी पीते हैं, कौन सा, जैसे आप बिस्लेरी का ले रहे हैं, एक्वाफिना का ले रहे हैं, किनले का ले रहे हैं, जो कुछ भी ले रहे हैं आप इस तरह का, इसका जो TDS होता है, इसका TDS लगभग 20 से 25% तक होता है। इसका कितना होता है, TDS लगभग 20 से 25 होता है बस। अब अगर इसका TDS 20 से 25 है, तो आप ये जानिएगा कि आपके शरीर में मिनरल डिफिशियंसी होने जा रही है। अगर इस पानी को आप लंबे समय तक पीजिए, इसको कब पीजिए आप, इसको जब आप बाहर जा रहे हैं और वहां पर आपके पास और कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, उस समय ये पानी पीजिए। उस समय ये पानी आपके लिए ठीक है, क्योंकि आपने पहले से मिनरल वाला पानी खूब पिया हुआ है। लेकिन लंबे समय तक अगर आप इस पानी को पी रहे हैं, तो आपकी बॉडी में 100% क्या हो जाएगी, मिनरल डेफिशिएंसी हो जाएगी। दूसरा, जब आप अपने घर में वाटर जो है RO लगवाए हो, तो जैसे गांव देहात में मोस्टली क्या होता है, उनका जो TDS जल का होता है वो लगभग 200 से 300 तक होता है। उनका TDS कितना होता है, लगभग 200 से 300 तक होता है। 200 से 300 तक अगर किसी जल का TDS है, तो उसे कतई RO यूज नहीं करना चाहिए। इतने % TDS की तो बॉडी में बेहद आवश्यकता है, क्योंकि मैं अगला जो वीडियो दूंगा आपको, वो खनिज लवण पर ही दूंगा, मिनरल्स पर ही दूंगा, और आपको समझ में आएगा कि आप मिनरल्स को बारे में बिल्कुल इग्नोर करते हैं। रीजन क्या होता है, वो सीधे नहीं दिखाई पड़ते हैं। खनिज लवण आपके शरीर के कुल भाग का लगभग 4 से 5% भाग ही बनाते हैं, लेकिन ये 4 से 5% भाग अगर 1 से 2% पर आ गया, तो कम से कम आपको 30 तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। 25 से 30 बीमारियां आपकी होती हैं जो इन्हीं खनिज लवण से होती हैं, जो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, इसलिए 200 से 300 तक अगर गांव के व्यक्ति का जल का TDS है, या किसी शहर के व्यक्ति, कहीं के व्यक्ति के घर का TDS अगर जो जल पाया जा रहा है उनके यहाँ उसका TDS है, तो उन्हें RO नहीं यूज करना चाहिए। अब चूंकि RO केवल यही इस्तेमाल केवल TDS फिल्टर ही नहीं करता, माइक्रोपैथोजेंस जितने भी हैं, जैसे आपका साल्मोनेला टाइफी का बैक्टीरिया है,
ठीक है, या कोई और जो है आपके पैरामीशियम्स हैं, यूग्लिना है, या कोई जो है अमीबा टाइप में है, ठीक है ना, ये सब आपके पाए जा रहे हैं जल में। यानी जल में इस प्रकार के छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं जो तरह तरह की जल जनित बीमारियों को पैदा करते हैं, ठीक है। तो उनको भी आरओ खत्म करता है। इसलिए अगर आप आरओ यूज भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या करिए, उसका टीडीएस कम से कम कितना सेट कराइए, 110 से 180 के बीच में। यही आपका लगभग WHO भी रिकमेंड करता है। WHO भी आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी रिकमेंड करता है कि लगभग 110 टू 180 TDS का पानी आपको पीना चाहिए। अगर इससे कम TDS का, TDS मतलब टोटल डिजॉल्व साल्ट, से मैंने आपको भी बताया था ऊपर, ठीक है। TDS मतलब टोटल डिजॉल्व साल्ट, ठीक है। ये इतने कम TDS से अगर आप कम पानी पी रहे हैं तो आपके शरीर में मिनरल्स कमी होगी। क्योंकि मैंने इससे पहले एक वीडियो बताया आपको, इससे पहले के मेरे भाग में बताया इसी वीडियो में कि आपकी बॉडी में जल कहां कहां पर कितने % के तौर पर होता है, कितनी नीड्स इसकी है। तो जल तो है ही है, लेकिन उसमें मिनरल्स भी पाए जाते हैं। ये आपको देखना होगा, जो आपके शरीर में आयनों के तौर पर आपको इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अगर वो कम हो गए तो भी इस जल का % तो आपके अंदर जल का ठीक ठाक होगा, लेकिन उस जल के आपके शरीर में जाने से फायदा कम होगा, बहुत कम जो है बहुत आपको लाभ नहीं मिलेगा उस जल से, बल्कि समस्याओं का सामना करना पड़ जाएगा। तो आगे है आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। हमने कोशिश की आपको कि कम समय में जल की इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ा सा आपको हम बता सके, ठीक है। और मिलते हैं इसके बाद हम अगले वीडियो में, ठीक है। इस पर कोशिश करिएगा कि आप लगभग 3 से 4 लीटर या 2 से 3 लीटर पानी तो डेली कंज्यूम करें ही करें, ठीक है। थैंक यू।